हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी जो हम कल पहला चैप्टर शुरू किए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। दूसरा चैप्टर आज हम लोग सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम कल मैंने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किसे गैलेक्सी कहते हैं और किसे तारे कहते हैं, और एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं, और क्या नाम है, जो हमारा सूर्य है वो कितने वर्ष में जो है अपने केंद्र का जो गैलेक्सी है आकाशगंगा उसका जो चक्कर कितने वर्ष में कंप्लीट करता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी में से मेरी एक गैलेक्सी जो कि उसी जिसमें सोलर सिस्टम आता है उस गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है। तो उसी में से जो हमारा सौरमंडल है उसमें अकेला एक तारा है सूर्य। तो आज हम लोग सौर मंडल के बारे में ही पढ़ेंगे। सौरमंडल में पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व लिखना। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में क्या क्या आता है। हमारे सौरमंडल में केवल ये तो मैंने बताया कि हमारे सौरमंडल में केवल एक ही तारा होता है। क्या होता है? एक ही तारा केवल होता है, ये नहीं कि बहुत सारे तारे। मैंने कल बताया था कि जो किसी केंद्र के चारों तरफ अरबों तारों के समूह जब चक्कर लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं गैलेक्सी, लेकिन अरबों तारों के समूह। लेकिन मैंने क्या कहा कि गैलेक्सी का कोई एक पार्ट ले लीजिए, उसी में जो हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में स्थित है उसका नाम आकाशगंगा है। तो मैंने ये बताया था कि कोई केंद्र के चारों तरफ अरबों तारों का समूह, इसी को गैलेक्सी कहते हैं। तो इसी में मान लीजिए हमारा सौरमंडल कहीं यहाँ पे आता है, ये इतने पार्ट। तो हम आज यही सौरमंडल, इसमें केवल एक ही तारा आता है, तो इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब बात करेंगे सौरमंडल जो है उसमें क्या क्या आता है। तो उसमें हमारे आते हैं जो है 8 ग्रह आते हैं। 8 ग्रह कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं इतने। तो हम यहाँ लिख दें, देख लीजिए, मतलब 8 ग्रह आते हैं। और क्षुद्र ग्रह आते हैं, धूल, धूमकेतु, उल्कापिंड, गैस, सूर्य और उपग्रह। क्या क्या आते हैं? 8 ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह आते हैं। 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, कुछ गैसें आती हैं, गैसें, धूल, और क्या आता है? उल्कापिंड, उल्कापिंड और सूर्य यानी कि हमारा तारा आता है। इतनी चीज़ें जो है आते हैं। अब हम बात करें कि और कुछ क्षुद्र तारे भी आते हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। क्या आते हैं? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। तो अब हम सब देखेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या कहाँ पे स्थित है और कौन से ग्रह आंतरिक हैं, कौन से वाय हैं। तो जो हमारा सूर्य है, ये देखिए हंसता हुआ सूर्य है। तो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8 ग्रह। 8 ग्रह कौन से हैं? पहले हो गया ये, यहाँ पे लिख लीजिए, बुध, ये तो अब सूर्य हो गया, सन। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण। ये तो हो गया हमारा 8 ग्रह। तो हमने बताया कि ये सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह, मतलब उपग्रह कहते हैं। अब ग्रहों की चक्कर जो, जैसे कि सूर्य है, ये सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन्हें तो हम ग्रह कह देंगे। तो मान लीजिए 8 ग्रह ये हो गए। अब ये जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रह किसे कहते हैं या उपग्रह किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ग्रह में कोई उष्मा या ऊर्जा नहीं होते, वो जो है अपनी जो तारा है, तारे के उष्मा और प्रकाश से ही चमकते हैं। और कल मैंने ये भी बताया था कि जो ये
सूर्य है, सूर्य के जो मतलब उष्मा और ऊर्जा आती है वो किसके कारण आती है? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन में क्या मैंने बताया था कि इसमें जो है नाभिकीय संलयन में जो इनके तारे होते हैं, इनके अंदर जो है हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन जब अधिक मात्रा में पाया जाता है तो ये भी बताया था कि 4 हाइड्रोजन मिलकर जो है एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इनके अंदर जो उष्मा और ऊर्जा बनने की प्रक्रिया होती है वो हमारे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। तो इसी के प्रकाश और उष्मा से हमारे ग्रह और उपग्रह जो है प्रकाशित होते हैं और उष्मा ऊर्जा वहीं से प्राप्त करते हैं। और ग्रह जो है वो ग्रह एक चक्कर लगाते हैं, ग्रह टिमटिमाते नहीं है, लेकिन तारा जो है टिमटिमाते हैं। उनकी जो तारों की जो रोशनी होती है वो कई दिशा में टिमटिम करते हुए जाती है। तो ये ग्रह और एक लाइन से मैंने लिख दिया कि कौन जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं और ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो मैंने लिख दिया पूरा। अब हम बात करें कि जो इसको मिटा दें, पश्चिम से पूर्व। अब हम बात करें कि फोटोस्फीयर क्या होता है। फोटोस्फीयर, और फोटोस्फीयर का ही दूसरा नाम क्या है? प्रकाश मंडल। तो फोटोस्फीयर जो है वो सूर्य का वो भाग जो हमें दिखाई देता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये सूर्य हो गया, सूर्य कुछ ऐसे ही दिखाई देता है। तो सूर्य का वो भाग जो हमको दिखाई देता है, मतलब ऊपरी सतह ही तो दिखाई देता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर या इसी को बोलते हैं प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, ये आप लोग लिख लीजिए। अब बात करें जो हमारा सूर्य है, सूर्य तो इसका जो टेम्परेचर होता है, मतलब तापमान, वो बाहरी सतह की अपेक्षा जो केंद्र में, सूर्य का जो केंद्र है यहाँ पे अधिक होता है। मतलब केंद्र का जो टेम्परेचर है, इसका जो सेंटर का टेम्परेचर है, केंद्र का टेम्परेचर जो होता है वो सतह के अनुसार, मतलब सतह की अपेक्षा जो होता है वो अधिक होता है। सतह की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है। आप लोग इसको लिख लीजिए। अगर हम बात करें कि इसके केंद्र में जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो वो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो केंद्र का टेम्परेचर है वो कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसका केंद्र का तापमान, और बाहरी सतह का केंद्र से कम होता है। तो अगर बात करें कि 1 मिलियन में कितना जो होता है वो 10 लाख होता है। क्या होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो जो सूर्य, मैंने बताया कि सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर बाहरी जो टेम्परेचर होता है उससे अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। तो ये हो गया हमारा फोटोस्फीयर, मतलब सूर्य का बाहरी भाग जो हमको दिखाई देता है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, और फोटोस्फीयर का ही दूसरा नाम प्रकाश मंडल है। ये तो बात हो गई फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। अब हम बात करें कि सौर ज्वाला क्या होता है। क्या? सौर ज्वाला। सौर ज्वाला जो होता है, चूंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, कभी कभी शक्तिशाली ज्वालाएं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो होता है वो पार कर जाती हैं और अंतरिक्ष में पहुंच जाती हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या होता है? जो सूर्य है, तो सूर्य
ये जो यहाँ प्रकाश जो निकलता है ये चूंकि क्या है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो कभी कभी क्या होता है, ये सूर्य का जो सूर्य की जो शक्तिशाली किरणें होती हैं वो अपने इस जो चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब चुंबकीय जो गुरुत्वाकर्षण इसकी शक्ति है, इसको ये पार करके और अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला। क्या बोलते हैं? और ये बहुत तेजी गति से जब जाती हैं तो इसको हम सौर ज्वाला, इतनी मतलब आंधी की तरह बिल्कुल चलती हैं इनकी ज्वालाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। तो मैंने क्या बताया कि सौर ज्वाला किसे कहते हैं, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो जब अपने ये सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसको पार करके अंतरिक्ष में निकल जाती हैं। मान लीजिए यहाँ से सूर्य निकला और यहाँ मतलब यहाँ से जो है ज्वालाएं यहाँ से निकली, सूर्य ज्वाला, और यहाँ चली आई, तो इसका जो जितना क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण इसका है, इससे पार करके जो बाहर चली जाती हैं जो किरणें, वो कहलाती हैं सौर ज्वाला। तो जो ये सौर ज्वाला है ये कभी कभी हमारे धरती तक आ जाती है। तो पहले इसको, ये जो मैंने डिफिनीशन बताया इसको लिख लीजिए। अब हम बात करें कि अरोरा लाइट क्या होती है। क्या होती है, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि मैंने क्या बताया, सौर की जो ज्वालाएं हैं वो सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण उसको पार करके अंतरिक्ष में जो ज्वालाएं चली जाती हैं उसे हम कहते हैं सौर ज्वाला। अब हम बात करते हैं कि अरोरा लाइट किसे कहते हैं। तो अरोरा लाइट जो होता है, मैंने क्या बताया, अरोरा लाइट पहले लिख लीजिए यहाँ पे, अरोरा लाइट। अरोरा लाइट क्या होता है, तो ये जो केंद्र से, मतलब जो ये सूर्य है, सूर्य के जो प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार, मतलब उसको हटा के और इसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसकी जो है, जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसको भेद कर और जब अंतरिक्ष में चला जाता है, तो जब अंतरिक्ष में चला जाता है तो हमारा, चूँकि हमारा जो ग्रह मतलब सूर्य से कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर की ही तो पृथ्वी है। तो जब हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाता है तब चूँकि पृथ्वी के दोनों जो ध्रुव जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनकी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण वो खिंचे हुए चले जाते हैं। मतलब मान लीजिए हमारे तीसरे नंबर का ग्रह है उसका नाम है पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। तो ये पृथ्वी माता हो गई। तो मैंने बताया कि सूर्य का जो सौर ज्वालाएं हैं वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और जब अंतरिक्ष में चली जाती हैं तो हमारी जो पृथ्वी है, तीसरे नंबर की ग्रह जो है जिस पे जो मतलब जीवन पाया जाता है, उसका जो एक ध्रुव, ये यन मतलब नॉर्थ और ये साउथ, तो ये उत्तरी हो गया, उत्तरी ध्रुव, इसको लिख लीजिए उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव, तो जब वो सौर ज्वालाएं जब वहां से निकल के आती हैं अंतरिक्ष में, तो चूंकि पृथ्वी पर यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में इनका जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो बहुत अधिक होता है, जिससे इनकी ज्वालाएं यहाँ पे खिंची हुई चली आती हैं। तो जब यहाँ पे खिंची हुई चली आती हैं तब ये क्या होता है, तब इसी को कहते हैं, जब यहाँ पे सौर ज्वालाएं खिंची हुई चली आती तब इसको हम क्या कहते हैं, अरोरा लाइट। एक बार फिर से समझिए कि जब सूर्य की जो किरणें हैं, जो उनकी सौर ज्वालाएं हैं, वो अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चली आती हैं, और जब अंतरिक्ष में चली आती हैं तो हमारी पृथ्वी पर जो नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव है, नॉर्थ साउथ पोल है, वहाँ पे पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो उसके कारण वो ज्वालाएं वहाँ खींची चली आती हैं, तो उसको हम कहते हैं जो है अरोरा लाइट। लेकिन अब अरोरा लाइट को ही यहाँ पे नॉर्थ में कुछ और कहते हैं और साउथ में क्या कहते हैं, कुछ और जब ये ज्वालाएं आती हैं तो एक प्रकाश पुंज, मतलब जैसे आप लोग दीपावली में वो छुरछुरियाँ नहीं जलाते हैं, वैसे ही ये जो ज्वालाएं हैं वो इस तरह की, मतलब कई चमक में ये चमकने लगती हैं जो ज्वालाएं हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो नॉर्थ में है उसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस। क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियालिस। और जो साउथ में है उसे क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलियस। अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस।
तो हमने क्या बताया कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, जो विकिरण निकलता है, जो चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, वो अपने सूर्य का जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चली जाती है। और जब अंतरिक्ष में चली जाती है तो चूंकि पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है तो उसके कारण वो खिंची हुई चली जाती है। तो जब खिंची हुई चली जाती है तब उसको हम लोग बोलते हैं अरोरा लाइट। और जब अरोरा लाइट, तो चूंकि यहाँ पे 2 पोल हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल में अरोरा बोरियालिस कहेंगे और जो है साउथ पे ये कहेंगे। तो इसकी बात होगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि सौर कलंक क्या होता है। इतना आप लोग को समझ में आया? ये अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, नॉर्थ और साउथ पे। अब हम लोग देखते हैं कि पहले सूर्य बना लीजिए। यहाँ पे ये सूर्य हो गया, ये सूर्य। एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए ये सूर्य महाराज हैं ये। तो ये सूर्य हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि सौर कलंक क्या होता है। सौर कलंक, सौर कलंक की बात किया जाए तो सूर्य की ज्वालाएं जब अंतरिक्ष में चली जाती हैं तो वो स्थान ठंडा हो जाता है। ये जो सौर कलंक है, जब चूँकि जो सूर्य की जो ज्वालाएं निकलती हैं, तो जो ज्वालाएं यहाँ से निकल के और चली जाती हैं अंतरिक्ष में, भाई जब यहाँ से विकिरण, जो चुंबकीय विकिरण तरंगे हैं वो यहाँ से निकल के जाएंगी तो यहाँ का स्थान खाली हो जाएगा। और जब यहाँ से स्थान खाली होता है ये चीज़, तो यहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे जब ठंडा हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लैक स्पॉट पड़ गया तो इसी को बोलते हैं सौर कलंक। और सौर कलंक को ही ब्लैक स्पॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट। ये बात हो गई सौर कलंक। एक बार फिर से समझिए कि सूर्य की जो किरणें हैं वो जब हमारे अंतरिक्ष में आती हैं तो अंतरिक्ष में आके क्या करती हैं? चली जाती हैं। और जब यहाँ से मान लीजिए यहाँ से निकल के तरंगे चली गई, इतना स्थान खाली हो गया, तो यहाँ पे ये स्थान ठंडा हो जाता है। जब यहाँ पे स्थान ठंडा होता है तब उसी को हम बोलते हैं कि सौर कलंक या ब्लैक स्पॉट। तो अब हम कहते हैं, अब हम ये सौर कलंक तो जान गए। अब सौर चक्र की बात करते हैं कि सौर चक्र क्या होता है। तो ये भी देख लीजिए कि सौर चक्र क्या होता है। यहाँ पे लिख लीजिए सौर चक्र। ये तो सौर चक्र की बात करी जाए तो सौर कलंक बनने और बिगड़ने में 11 वर्ष का समय लगता है, वही सौर चक्र कहलाता है। मतलब कितना चक्र लगता है? तो मान लीजिए कि ये सूर्य है और सूर्य से किरणें निकली, मतलब सूर्य से किरण निकल के चली गई, और जब निकली तो वो स्थान कितने दिन तक जो है खाली रहता है। उसके स्थान पर कोई और विकिरण कब आता है, उसके दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है? 11 वर्ष का। क्या होता है? 11 वर्ष। तो सौर चक्र बनने में जो होता है 11 वर्ष का समय लगता है, तो इसी को बोलते हैं सौर चक्र। तो हमने क्या बताया कि जब सूर्य की जो ज्वालाएं हैं वो वहाँ से निकल के चली जाती है, सूर्य के किरण जो निकल के चली जाती है, तो जब जाती है तो वहाँ पे जो सौर विकिरण है, जो सौर कलंक, अभी मैंने सौर कलंक इसके ऊपर से बताया था कि जब वहाँ से ज्वालाएं निकल जाती है तो वहाँ का स्थान ठंडा हो जाता है, तो वो ब्लैक स्पॉट या सौर कलंक कहलाता है। और जब सौर कलंक बन जाता है, इसके बाद में सौर कलंक एक बनने और बिगड़ने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं 11 वर्ष। तो जब 11 वर्ष समय लगता है तो उसी को बोलते हैं सौर चक्र। ये आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बाद जब यहाँ से सौर ज्वालाएं निकलती हैं ये सूर्य की, तो जो सौर ज्वालाएं निकल के अंतरिक्ष को, मतलब अंतरिक्ष में आ जाती हैं, तो जब अंतरिक्ष में आती हैं तो जो हम लोग मोबाइल है, तो मोबाइल का जो बेतार, जो संचार प्रणाली है, संचार प्रणाली, इसको जो है ध्वस्त कर देती। मतलब कभी कभी कनेक्ट वो नहीं रहता है नेटवर्क, तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये सौर ज्वालाएं ही उत्पन्न करती हैं। ये भी आप लोग जानिए। तो सौर ज्वालाएं जो है बेतार संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देती। अब हम लोग ये देखते हैं कि कोरोना किसे कहते हैं। अब ये जो प्रेजेंट टाइम में कोरोना बीमारी चली है, कोविड-19, ये नहीं, देखते हैं कि कोरोना किसे कहते हैं। लिख लीजिए। आप लोग ये जानें कि वर्तमान का कोरोना और जो पहले कोरोना हम लोग पढ़ते हैं जो सोलर सिस्टम में, उसमें अंतर क्या है। तो बात करें कोरोना किसे कहते हैं, तो कोरोना की बात करें तो
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी हिस्सा जो, जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है और इसके बीच में जब मतलब मून मतलब चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? चंद्रमा। एक सेकंड फिर से यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य हो गया और यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा, और चंद्रमा के बीच में जब ये, एक सेकंड, ये सूर्य हो गया और ये क्या हो गया? पृथ्वी, अर्थ हो गई हमारी, और इसके बीच में जो है चंद्रमा आ जाए, मून। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा जब चक्कर लगाते हुए एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो सूर्य और जब पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य हमको दिखाई देता है वो एक रिंग की तरह दिखाई देता है। रिंग कुछ इस तरह होता है, आप लोग देखे होंगे सर्कस में, मूवी में तो दिखाते हैं उसमें कि शेर को कुदाते हुए दिखाते हैं। तो मैंने क्या बताया, सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य हमको दिखाई देता है, सूर्य एक रिंग की तरह उस टाइम दिखाई देता है। उसी जब रिंग की तरह दिखाई देता है तो उसी को हम, ये चीज़ इतना जो होता है उसे हम, मान लीजिए इतना चीज़ दिखाई देता है तो इसी को हम बोलते हैं कोरोना। तो आप प्रेजेंट टाइम का जो कोरोना है और ये कोरोना में डिफरेंस देख लीजिए, तो आप लोग ये समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो पार्ट हमको एक रिंग की तरह दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये सूर्य हो गया, ये बुध शुक्र और पृथ्वी, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमारा लिख लीजिए यहाँ पे, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। अब हम बात करें कि सूर्य, ये सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है वो 14.98 मतलब 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य पृथ्वी से कभी, मतलब चूंकि ये सब एक स्थिर नहीं है, ये सब अस्थिर है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो स्थिर हो, क्योंकि अंतरिक्ष में भाई एक वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो स्थिर कैसे हो सकता है? तो सभी चीज़ें घूम रही हैं या चक्कर लगा रही हैं, यही सब कर रही हैं। तो चूंकि ये हो गया औसत दूरी, क्या हो गया? औसत दूरी हम कब कहते हैं ये भी जान लीजिए कि औसत दूरी मतलब एक औसत मान लिया गया, क्योंकि जब सूर्य का चक्कर जो ग्रह लगाते हैं, तो जो हमारी पृथ्वी की बात करें तो जो हमारी पृथ्वी लगाती है, तो कोई समय ऐसा आता है कि सूर्य, मान लीजिए ये चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो कभी इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होती है और कभी कभी ये चक्कर लगाते यहाँ आ जाती है। मान लीजिए अब दूरी देख लीजिए, इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, तो जब ये बढ़ जाता है तब इसीलिए हम लोग एक औसत दूरी मान लेते हैं। तो जो औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के, मतलब सूर्य और हमारी जो पृथ्वी है ये, इसके बीच में जो दूरी है वो 14.98 नहीं मतलब 98 करोड़ किलोमीटर है। इसको जो पॉइंट के बाद में जो होते हैं उसको दो लेटर नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं कि 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो ये हो गई औसत दूरी। अब औसत दूरी है किसी भी तारे की जीवन अवधि अनुमानतः जो है वो 10 मिलियन वर्ष होता है। क्या होता है? मान लीजिए सूर्य एक तारा है, अरे मैंने बताया था कि केंद्र के चारों तरफ अरबों तारों के समूह जब चक्कर लगाते हैं उसे हम कहते हैं गैलेक्सी, और जो हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको हम वो कहते हैं, क्या नाम है, आकाशगंगा। और जब हम आकाशगंगा कहते हैं तो चूँकि हमारा सौरमंडल जो आकाशगंगा में आता है, तो आकाशगंगा में आता है, तो हमारे जो सौरमंडल है उसमें एक ही तारा स्थित है, उसका नाम है सूर्य। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का मुखिया है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो किसी भी तारे की जो जीवन अवधि होती है, मतलब तारा कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो तारे की जीवन अवधि जो होती है वो 10 मिलियन वर्ष होती है। कितना होती है? 10 मिलियन वर्ष। 10 मिलियन वर्ष, ये आप लोग लिख लीजिए कि किसी भी तारे की जो जीवन अवधि मानी गई है वो अनुमानतः 10 मिलियन वर्ष होता है। और 10 मिलियन वर्ष होता है तो आप लोग ये जानिए कि 1 मिलियन
इसको 10 मिलियन कहिए या कितना कहेंगे, 10 अरब वर्ष, मतलब एक सूर्य मान लीजिए कि 10 अरब वर्ष जिंदा रहता है, जीवित रहता है। तो हमने बताया कि तारे, मतलब मैंने तारा बताया था कि तारे की 4 भागों में मैंने कल मतलब डिफरेंस भी बताया कि कैसे तारों के अंदर जो नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण ऊष्मा और ऊर्जा आती है, तो उसका कैसे कैसे खत्मा होता है, फिर खात्मा होते होते जो है वो लाल तारा होके रेड जायंट और फिर ब्लैक होके और कैसे मतलब वो नष्ट होता है। और ये भी मैंने बताया, तो वही हम कह रहे हैं कि तारे की जो जीवन अवधि है वो 10 मिलियन है, 10 मिलियन चाहे कहें और चाहे कहें 10 अरब वर्ष। तो एक ना एक दिन तो सूर्य भी खत्म होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। सूर्य की वर्तमान आयु अभी की बात करें तो वो 5 अरब वर्ष है, यानी 5 अरब वर्ष तक सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। अभी मतलब ये 10 मिलियन वर्ष, कोई भी तारा, जो तारा सूर्य चूँकि तारा है तो कोई भी तारा होता है उसकी जो जीवन अवधि है वो 10 मिलियन वर्ष यानी कि 10 अरब वर्ष होती है। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करी जाए कि वर्तमान समय में, क्या वर्तमान समय में, अगर वर्तमान समय में जो सूर्य की आयु है, सूर्य की आयु कितनी है, 5 अरब वर्ष है। मतलब 5 अरब वर्ष, मतलब सूर्य जो ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है सबको, तो वो कितने दिन तक अभी देगा, वो केवल 5 अरब वर्ष तक ऊष्मा और ऊर्जा देगा। अब बात करें कि इसको लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए एक सेकंड। अब हम बात करें कि सूर्य, यहाँ पे सूर्य है, एक सेकंड, ये तो यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है, प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो सूर्य, यहाँ पे लिख लीजिए कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो है कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये आप लोग लिख लीजिए। तो अगर सूर्य की जो यहाँ से रोशनी निकली और पृथ्वी तक जाने में उसको समय कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन अगर अब यही आप लोग दिमाग लगाइए कि मान लीजिए यहाँ अचानक दब से ये बुझ जाए, मान लीजिए सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितने मिनट बाद या कितने समय बाद जो है यहाँ पे प्रकाश आना बंद होगा। तो चूँकि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में, तो अगर यहाँ से मान लीजिए इसको बंद कर दिया जाए, मान लीजिए बल्ब, इसको मान लीजिए कि बल्ब है, ये ऐसे बल्ब ऐसे होता है, फिलामेंट लगा हुआ था यहाँ पे टंगस्टन धातु, तो मान लीजिए बल्ब बंद कर दिया जाए, मैंने सूर्य को एक बल्ब मान लिया, तो मान लीजिए एक धरती हमारी है, तो यहाँ इसका प्रकाश आने में जो है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो अगर इसको बंद कर दिया जाए, इसका स्विच मान लीजिए ये है, स्विच को बंद कर दिया जाए, तो यहाँ पे कितने मिनट बाद जो है प्रकाश आना बंद होगा, तो वो 8 मिनट 20 सेकंड ही होगा। अब हम बात करते हैं कि दूरी अधिक होने के कारण एक तारे से दूसरे तारे तक प्रकाश पहुँचने में कई वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि जो ये सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, तारे से जो तारा है, तारे से एक दूसरे की दूरी जो पूछा जाए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो ये दूरी तो बहुत कम है। लेकिन अगर तारों की बात करी जाए, क्योंकि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी एक ग्रह है, तो इनके बीच की दूरी तो कम है, एक प्रकार से सोचा जाए तो कम है। लेकिन अगर तारों की बात किया जाए तो तारों के बीच की दूरी जो होती है वो बहुत अधिक होती है। तो दूरी अधिक होने का, मान लीजिए एक तारा ये है, एक तारा कोई ये है, तो इनके बीच की दूरी बहुत है, बीच में हमारा ग्रह वगैरह सब कुछ आता है। तो दूरी अधिक होने के कारण एक तारे से दूसरे तारे तक प्रकाश पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं। मतलब हमारे सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश जो है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। लेकिन अगर बात करी जाए कि एक तारे से दूसरे तारे में प्रकाश जाने में कितना समय लगेगा, तो वो उसको हम नाप नहीं सकते, इसलिए हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं। वो दूरी जो होता है वो हम लोग किस में नापते हैं, प्रकाश वर्ष। यहाँ लिख लीजिए। मतलब एक तारे से, क्योंकि सूर्य एक तारा है, एक तारे से
दूसरे तारे में प्रकाश पहुंचने में अगर प्रकाश जो है वो पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हम इनकी जो दूरी है उसको नापते किसमें है? प्रकाश वर्ष में। किसमें नापते हैं? प्रकाश वर्ष, क्योंकि कई वर्ष लग जाते हैं ना। सोचिए कई वर्ष। अगर बात करी जाए कि सूर्य एक तारा है, एक तारे से एक ग्रह मतलब हमारी पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश का समय मतलब समय कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन मान लीजिए ये 1 वर्ष का समय लग गया, मतलब किसी तारे का दूसरे तारे तक जो प्रकाश जाने में समय लगता है उसको हम नापते हैं प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष में अब बात किया जाए कि एक प्रकाश वर्ष, मान लीजिए एक तारा ये है, ये तारा नंबर सेकंड, ये तारा नंबर फर्स्ट, इसकी जो प्रकाश है ये निकला यहाँ गया, तो इनका प्रकाश यहाँ आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो 1 वर्ष निर्धारित कर लिया गया कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो वर्ष लगता है। इनका जो रोशनी है यहाँ पहुँचने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। और बात किया जाए कि 1 प्रकाश वर्ष में कितना जो टाइम होता है मतलब दूरी होती है, वो होती है 9.4 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। और मैंने कल ये भी बताया था कि इसको मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 9.4 गुणे 10 की घात यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 15 किलोमीटर। आप लोग ये लिख लीजिए। अब बात करें कि पार्सेक क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष से भी अगर बड़ी दूरी हो तो उसको हम पार्सेक में नापते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे। तो पार्सेक क्या होता है? प्रकाश वर्ष भी होता है, पार्सेक होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक जो होता है वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी, मतलब अभी प्रकाश वर्ष मैंने बताया, तो वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी जो होती है, प्रकाश वर्ष से बड़ी दूरी। तो पार्सेक क्या होता है? ये सबसे बड़ी इकाई है दूरी नापने का। तो ये प्रकाश वर्ष जो ये पार्सेक होता है वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी है। मतलब सबसे छोटी जो मतलब जैसे कि पहले मान लीजिए मीटर, किलोमीटर ऐसे बड़ी बड़ी करते जाएं तो सबसे बड़ी जो होती है वो पहले प्रकाश वर्ष फिर पार्सेक। तो पार्सेक जो होता है वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी तय करता है या नापता है। अब बात करें कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसे ग्रह कहते हैं, कोटेशन वाइज पूछ लेता है कभी कभी और कभी कभी पूछता है वैसे 4 ऑप्शन दे दिया, कारण और निष्कर्ष दे के पूछता है। तो अब बात करें कि ग्रह किसे कहते हैं। तो मैंने ग्रह बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए, ग्रह और तारा में डिफरेंस। तो जो ग्रह होते हैं उनके पास ऊष्मा और ऊर्जा नहीं होती है, और तारा जो होता है उनके पास ग्रह मतलब जो है ऊष्मा और ऊर्जा होती है। कैसे होती है ये भी मैंने बताया था, नाभिकीय संलयन की क्रिया पे आधारित होता है। तो ये डिफरेंस इसके बीच में हो गया। और ये भी है कि ये जो है टिमटिमाते, अगर ये जलते हैं या टिमटिमाते हैं तो वो एक मतलब जैसे कि इनकी ज्वालाएं मतलब एकदम शांत रहती है, और इसके बीच में ये इनकी जो मतलब टिमटिमाने का गुण है वो कई क्षेत्रों में ऐसे ऐसे टिम 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 किया करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल रहने दीजिए, बस इतना जानिए। तो ये ग्रह और तारा हो गया। अब हम बात करें कि आकार के आधार पे, आकार मतलब कि कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है, तो आकार के आधार पर ये जो ग्रह हैं वो कैसे बटे हुए हैं। तो पहले आकार के ग्रह लिख लीजिए। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर ग्रह। तो बात करें कि आकार में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह आता है, तो कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा बृहस्पति।
लिख लीजिए यहाँ पे बृहस्पति। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? शनि, 1 2, यहाँ पे आएगा शनि। और तीसरे नंबर पर अरुण, अरुण। और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? वरुण। और यहाँ लिख लीजिए 5वें नंबर पर पृथ्वी। फिर छठे नंबर पर शुक्र। और 7वें नंबर पर कौन आएगा? मंगल। अब जो 8वां बचा लास्ट, वो हो जाएगा बुध। तो अब हम बात करें कि जो आकार के आधार पर ग्रह, जो 8 ग्रह हैं टोटल, 8 ग्रह देखिए, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस अगर आकार मतलब कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, तो उसके आधार पर देखें तो बृहस्पति ये ग्रह जो है वो अपने सौरमंडल में जो जितने ग्रह हैं उसमें से सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर शनि आता है ये, और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? अरुण और वरुण। मतलब ये 4, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सीरियल या एक सीक्वेंस वाइज होते हैं। अब फिर किया जाए बात की पहला बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, फिर 5वें नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। ये पृथ्वी आएगी, फिर शुक्र आएगा और फिर आएगा मंगल। ये मतलब यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे 4 हो गए, मान लीजिए 1, यहाँ पे 2 3 और 4। और फिर 5वें नंबर पे कौन सी आएगी? पृथ्वी, ये 5वां कर लीजिए। और छठा कौन सा आएगा? शुक्र कहाँ है? ये छठा। और 7वां कौन सा आएगा? ये आएगा मंगल। ये इसको थोड़ा और बड़ा बना दीजिए, ये हो जाएगा 7वें नंबर पर। 8वां बुध आएगा। तो ये हो गया आकार के आधार पर हमारे कैसे वितरित हैं ग्रह। तो बात किया जाए जो बाहरी 4 ग्रह हैं, ये तो सीक्वेंस से बड़े होंगे, और जो बाहरी मतलब आंतरिक जो 4 ग्रह हैं वो छोटे होंगे। ऐसा क्यों होगा ये भी हम बताएंगे। तो ये जान लीजिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें निकलती हैं तो ये इनका जो है ये बहुत सिकुड़ जाता है, मतलब इनके अंदर जो है घनत्व अधिक हो जाता है। तो ये जो है हमारे 4 ग्रह। और बात करें कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो आंतरिक ग्रह की बात करें, आंतरिक ग्रह तो ये 4 जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, यहाँ पे लिख लीजिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे जो है 4 ग्रह कौन से हो गए? आंतरिक ग्रह। और बाहरी ग्रह की बात करी जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आप लोग लिख लेंगे। तो आंतरिक ग्रह कौन से हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाहरी ग्रह कौन से हो गए? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग लिख लीजिए। अब ये जो शुक्र और पृथ्वी, ये शुक्र और पृथ्वी को शुक्र की बहन या शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आकार में बिल्कुल सेम होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत कम अंतर होता है, ये आप लोग जल्दी देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको शुक्र की बहन कहा जाता है। लिख लीजिए। और ये भी दिख रहा है कि नहीं, ये प्रारंभिक जो 4 ग्रह हैं, ये प्रारंभिक 4 ग्रह छोटे होते हैं। और बात किया जाए कि बाद के जो ग्रह हैं, लिख लीजिए यहाँ पे प्रारंभिक 4 ग्रह, ये आंतरिक ग्रह हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए, तब बताएं, समझा दें कि ये 4 जो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ग्रह जो होते हैं ये छोटे होते हैं। आंतरिक 4 ग्रह जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो बाहरी 4 ग्रह होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, मतलब मोटे होते हैं। और जो ये 4 ग्रह जो आंतरिक है, इनका घनत्व अधिक होता है और ये भारी पदार्थों के बने होते हैं। जब इनका घनत्व अधिक होगा तो इसका मतलब यही हुआ कि ये भारी पदार्थों के बने हुए हैं। अब हम बात करें कि जो यहाँ पे लिख लीजिए जो बाहरी ग्रह है, ये भी सुन लीजिए कि जो 4 बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह हैं वो आकार में बड़े होते हैं, घनत्व कम होते हैं, और ये जो होते हैं हल्के पदार्थों के बने होते हैं। मतलब आंतरिक 4 ग्रह जो होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है और वो जो होते हैं भारी होते हैं, और जो होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। और बात करें कि जो बाह्य 4 ग्रह होते हैं, बाहरी 4 ग्रह होते हैं,
वो आकार में बड़े होते हैं और उनका घनत्व जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, और ये हल्के पदार्थों के बने होते हैं। बस 2 मिनट और समझा दें, बस टाइम हो जाएगा। तो अब बात करें कि गति कितने प्रकार की होती है, तो गति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक घूर्णन गति होती है और एक कितना होता है, परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति क्या होता है, चूंकि पृथ्वी ये घूर्णन गति भी करती है, मतलब ये पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पर भी ऐसे से घूमती है, और जो परिक्रमण गति होता है वो अपने अक्ष पे घूमते हुए भी ऐसे से घूमा करती है। मतलब मान लीजिए कि ये घूर्णन गति हो गई, ये तो ये ऐसे अपने अक्ष पे भी घूमती है, तब इसको बोलते हैं कि घूर्णन गति। मतलब जब ये अक्ष पे अपने घूमती है ऐसे ऐसे तो इसको घूर्णन गति बोलेंगे, और जब ये अपने अक्ष पे घूमते हुए भी ऐसे ऐसे सूर्य की परिक्रमा करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिक्रमण गति। तो 2 प्रकार की गतियां भी हो गई। अब देख लीजिए जल्दी जल्दी कि ये हो गया शुक्र, और ये क्या हो गया, 1 सेकंड, ये शुक्र, 1 सेकंड, ये शुक्र और अरुण। तो चूंकि सभी ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। क्या मैंने बताया कि शुक्र और अरुण ग्रह जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, बाकी जो 6 ग्रह हैं वो जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। ये सब लिख लीजिएगा। अब बात करें कि बुध और शुक्र के पास में कोई, अब वो उपग्रह में बता दूं कि क्या होता है। तो जैसे सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, वो ग्रह कहलाते हैं, लेकिन जो ग्रहों की चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो इसमें से ऐसे सारे मतलब ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के पास मात्र एक ग्रह है, वो उपग्रह है, उसे क्या कहते हैं, चंद्रमा। तो चंद्रमा की बात हो गई। अब जो बुध और शुक्र है, मतलब ये बुध और शुक्र, इनके पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। मतलब बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है और पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है, चंद्रमा। अब बात किया जाए कि मंगल के पास, तो मंगल के पास 2 उपग्रह है। कौन कौन, फोबोस और फेबोस, या फोबोस कभी कभी दोनों तरीके का दिया होता है, तो फोबोस और डेमोस। तो डेमोस को बात किया, इसके 2 ग्रह मान लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, फोबोस और डेमोस ग्रह है। और शनि की बात करी जाए तो शनि जो है इसमें वलय पाया जाता है। वलय मतलब छल्ले नुमा, उसमें ये आकृति ऐसे बनी होती है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा मैंने उपग्रह बताया क्या, ग्रेनीमेड। और जो शनि है, शनि में वलय पाया जाता है और शनि के पास में सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं और लगभग 81 होते हैं। तो उपग्रहों की संख्या क्या है शनि के पास, 81 होने के कारण, और जो ये इसमें वलय होता है ये आकर्षक बहुत, मतलब इसको देखने में एकदम आकर्षक होता है। और जो ये वलय बने होते हैं ये धूल के बने होते हैं। तो जो ये तस्तरी नुमा छल्ले हैं इसको वलय भी बोलते हैं। और जो ये छल्ले हैं इनका अगर इनको काउंट किया जाए तो वो टोटल कितने हैं, 7, मतलब 7 छल्ले पाए जाते हैं। जो तस्तरी नुमा छल्ले हैं उसको वलय भी बोलते हैं और इनकी संख्या है वो 7 है। तो अब बात करें कि ये धूल के बने होते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। और शनि के पास में ही 2 सबसे बड़े उपग्रह होते हैं, जिसमें से एक टाइटन है। कौन सा है, टाइटन। ये सब आप लोग लिख लेंगे। अब बात करें, एक बचा है अरुण। अरुण की बात करें तो अरुण में भी वलय पाया जाता है। जैसे शनि में पाया जाता है, जैसे शनि में वलय पाया जाता है, वैसे इसमें अरुण में भी पाया जाता है। अरुण में जो वलय की संख्या है वो 5 है। टोटल कितने हैं, 5। यहाँ पे लिख लीजिए, वलय की संख्या जो है वो 5। जो तस्तरी नुमा छल्ले होते हैं वो 5 होते हैं। तो 5 हो गए। और वरुण जो है, मतलब अरुण जो है, यहाँ पे लिख लीजिए, अरुण जो इसके पास 5 छल्ले होते हैं और शनि के पास 7 छल्ले होते हैं, लेकिन शनि जो होता है वो ज़्यादा आकर्षक लगता है। तो अरुण में टाइटन और नेरिड जो 2 उपग्रह हैं इसके पास। ये तो उपग्रहों की बात हो गई। अब हम बात करें कि सभी ग्रहों के पास, जो ये ग्रह हैं सभी ग्रहों के पास वायुमंडल है, लेकिन जो बुध हमारा है बुध के पास नहीं है। इसलिए दिन में जो है बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, क्योंकि किसी भी जो ग्रह है उसके पास जो वायुमंडल होता है वो एक कंबल की भांति जो है काम करता है। क्या, कंबल की भांति। तो जो बुध है, क्योंकि चूंकि 8 ग्रह हैं
तो जो पहला है आंतरिक ग्रह का जो पहला ग्रह है उसका नाम बुध है। तो बुध के पास में वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये दिन में जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सॉरी। फिर रात में धरातल से निकलने वाली जो ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा और ऊर्जा, वो जो होती है दीर्घ तरंगी होती है। मान लीजिए ये धरातल मतलब पृथ्वी है, ये धरातल इसका जो ऊपरी छोर है, ये जो है ये क्या बोलते हैं इसको, धरातल। तो धरातल से जो ऊष्मा निकलती है, ये ऊष्मा निकलती है तो वो होती है दीर्घ तरंगी। क्या होती है? जो धरातल है, पृथ्वी का धरातल, उसमें से जो ऊष्मा निकलती है उसे हम कहते हैं दीर्घ तरंगी। दीर्घ तरंगी तो दीर्घ तरंगी होती है। और सूर्य से, मान लीजिए ये जो सूर्य है, सूर्य से जो ऊष्मा और ऊर्जा निकलता है वो होता है लघु तरंगी। क्या होता है? लघु तरंगी। ये लघु तरंगी। और जो धरातल है पृथ्वी का वो क्या है? वो है जो सूर्य है उसका लघु तरंगी होता है और जो धरातल अपने पृथ्वी का होता है वो होता है दीर्घ तरंगी। तो इसके कारण लघु तरंगी जो होता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी के कारण जो है जिसे प्रकाश आया, तो हमारे पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें आती हैं और वापस जाती हैं तो एक मतलब जिसको कह सकते हैं एकदम बेकार, सब लोग गैस करते हैं कि CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बहुत बेकार मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं होता तो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर फिर जो ये कंबल का काम जो वायुमंडल हमारा करता है, जिससे कोई भी ऊष्मा ऊर्जा जो जाती है पृथ्वी से बाहर निकल के, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रोक के रखता है। इसीलिए हमारा जो ग्रह है वो बहुत ज़्यादा ना गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब वो रोक के रखता है। जैसे बुध के पास है ही नहीं, तो इसके पास ना कंबल का काम कुछ करता नहीं है, तो इसीलिए जो है इसकी ऊष्मा डायरेक्ट निकल जाती है और जो आती है तो आ ही जाती है। तो इसलिए दिन में बहुत गर्म रहता है बुध और रात में बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। अब बात करें कि टोटल अगर उपग्रह, जो ज्ञात उपग्रह है टोटल, लिख लीजिए 1 मिनट बचा है, कि टोटल उपग्रह की संख्या, टोटल उपग्रह की संख्या की बात की जाए तो वो कितने हैं? 172। अगर इसमें कुछ संशोधन होता तो आप लोग करंट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो टोटल उपग्रह की बात की जाए तो 172 है। और अगर बौने ग्रह की बात की जाए, बौने ग्रह की बात की जाए तो वो कितने हैं? 5। ये सब आप लोग लिख लेंगे। तो इतना मैंने बता दिया कि ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, और जो है पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है, ये सब आप लोग देख लीजिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर तो जो हमने ये भी सब अच्छे से बता दिया है। तो अब बात करें कि अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। लेकिन इसके पहले हम लोग इसका समरी भी बता देते हैं जो मैंने पढ़ाया है। कि पहले मैंने बता दिया कि सौरमंडल में एक ही तारा होता है। सबसे पहले मैंने बताया था कल कि पहले जो है 3 खगोलवेत्ता थे, उनमें से जो सबसे पहले मतलब जिनकी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं उनका नाम था जो है मतलब बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी मैंने बताई थी, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। उसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई उसके बारे में जानते हैं। अब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें से बहुत सारे गैलेक्सियाँ निकली। अब गैलेक्सियाँ क्या होती हैं? तो केंद्र के तारे, मतलब चारों तरफ जो तारों का समूह चक्कर लगाता है उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। और गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम लोग स्थित हैं, हमारा सौरमंडल आता है। सौरमंडल में सिर्फ एक ही तारा है, सूर्य। तो सूर्य एक ही तारा है। और मैंने ये बताया कि टोटल गैलेक्सी कितनी है? 100 अरब। और एक गैलेक्सी में कितने अरब जो है तारे होते हैं? तो एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितना होता है। तो अब मैंने सौरमंडल पढ़ा, और जो सौरमंडल हमारा जिसमें स्थित है उसको आकाशगंगा कहते हैं। तो आज हम लोग सौरमंडल पढ़े हैं। सौरमंडल में ग्रह, तारा और क्षुद्र ग्रह। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि जो ये मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट ऐसे पाई जाती है, उस बेल्ट को हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। जो ये क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह यानी कि जो जैसे जब विस्फोट हुआ तो उसमें से बहुत सारे मतलब कण और धूल सब निकले, तो उसमें जो ग्रह का रूप नहीं ले पाए तो वो क्या करते हैं, बृहस्पति और मंगल के बीच में टहलते रहते हैं। तो उन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो मैंने क्षुद्र ग्रह भी बता दिया। और मैंने ये भी बताया कि जो है प्रकाश मंडल का टेम्परेचर भी बताया कि 6000 होता है। और क्षुद्र ग्रह जो मैंने बताया, ये क्षुद्र ग्रहों की संख्या की बात की जाए तो ये टोटल कितना है? 40,000 जो है क्षुद्र ग्रह ऐसे घूम रहे हैं, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह ऐसे टहल रहे हैं। तो वो चूँकि जो है ग्रह ना उपग्रह की मतलब किसी की भी आकार का नहीं बन पाए, इसलिए घूम रहे हैं।
तो और ये भी बताया कि कितने वलय पाए जाते हैं शनि और वरुण में। शनि में 7 और अरुण में 5। और शनि का जो वलय होता है वो सबसे आकर्षक होता है और अरुण का जो है वो कम मतलब आकर्षक होता है। और जो ये वलय होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो धूल के बने होते हैं। और मैंने बताया कि कितने मतलब सभी 2 ऐसे मतलब ग्रह है बुध और शुक्र, जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है कि और कौन सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन सबसे छोटा, ये भी बता दिया। और मैंने ये भी बताया कि सौर विकिरण कैसे होता है कि धरती के ऊपर जब सूर्य की किरणें ऐसे आती हैं और जब आती हैं तो सूर्य की विकिरण मतलब वो वापस भी तो जाती हैं, तो यहाँ पे चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गैसें उपलब्ध रहती हैं वायुमंडल में, तो वो रोक के रखती हैं, इसलिए हमारा पृथ्वी जो है वो मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है। इसलिए जो जीवन जीने की परिस्थितियाँ जो पाई जाती हैं वो पृथ्वी पे पाई जाती हैं। और सब ग्रह होते हैं जो वो उनके पास कुछ ना कुछ कमी ही होती है। और मैंने ये भी बताया कि जो आंतरिक ग्रह हैं वो उनका घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, वो आकार में छोटे होते हैं। और ये भी बताया कि ये भारी होते हैं और उधर के जो मोटे होते हैं और बड़े होते हैं उनका आकार जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और जब चूँकि सूर्य की किरण भी ज़्यादा नहीं पड़ती है तो यही मान लीजिए कि ये बहुत बड़े होते हैं और उनका घनत्व भी जो है वो कम होता है और ये भारी नहीं होते। तो ये सब मैंने बताया कि जो है तारों के बीच की जो दूरी है वो किसे डिफाइन किया जाता है, और पारसेक बताया, प्रकाश वर्ष बताया, और ये भी सब बता दिया है। तो आकार के आधार पर भी बताया। अब आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम लोग कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि पृथ्वी को ही एक अकेला लेके पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे क्या हुआ। तब जब हम इसके बाद में इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक बार फिर से कि आप अगर मतलब मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है, उसमें हमारी कमी का पता चलता है कि कहाँ पे कमी रह गई, तो उसको हम सुधारते हैं। इसलिए आप लोग लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा पढ़ाते तो डिसलाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर हो सके तो अपने भाइयों बहनों और बताइए और मतलब शेयर करिए। तो धन्यवाद, आज के लिए धन्यवाद।